नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ भारतीय काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण शीर्षक को लेकर, जिसका नाम है शब्द शक्ति। शब्द शक्तियों के विषय में मैंने आपसे इसके पहले व्याख्यान में चर्चा की थी और उसकी भूमिका के विषय में आप सबको बताया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं जिस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी वो है शब्द शक्तियों के भेद। शब्द शक्ति के भेद को समझने से पहले एक शब्द है व्यापार। शब्द शक्ति के साथ व्यापार का क्या संबंध है, इस शब्द का किस अर्थ में काव्य शास्त्र में प्रयोग होता है, वह समझना जरूरी है। तो आइए व्यापार के अर्थ को समझते हैं। शब्द की शक्ति अर्थ को व्यक्त करने वाला व्यापार कहलाता है। शब्द का कारण जिसके द्वारा कार्य का संपादन होता है उसे व्यापार कहा जाता है। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, चाक, दंड तथा कुम्हार आदि कारण हैं और चाक का घूमना वह व्यापार है जिससे घड़ा बनता है, उसी तरह अर्थ बोध कराने में शब्द कारण है तथा अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना और तात्पर्य वृत्ति आदि हैं। भारतीय आचार्यों ने इन्हीं को शक्ति या वृत्ति नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे शक्ति कहा तो आचार्य मम्मट ने वृत्ति। भारतीय आचार्यों ने अर्थ के 3 प्रमुख भेद किए हैं। पहला है वाच्यार्थ, दूसरा लक्ष्यार्थ और तीसरा व्यंग्यार्थ। एक चौथे प्रकार के अर्थ तात्पर्य वृत्ति या तात्पर्यार्थ को भी कुछ आचार्यों ने स्वीकृति दी है, किंतु इसके संबंध में मतभेद रहा है। वाच्यार्थ की उपलब्धि अभिधा व्यापार से होती है, अर्थात साक्षात संकेत दिए गए अर्थ का जो शब्द अभिधा व्यापार द्वारा बोध कराता है वह वाचक कहलाता है। वाचक शब्दों से प्राप्त अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ में लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंग्यार्थ में व्यंजना शब्द शक्ति सक्रिय रहती है। अब हम अभिधा शब्द शक्ति के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध अर्थ अथवा सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार से तात्पर्य यहाँ मूल कारण से है। बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पाठक अथवा श्रोता को अभिधा से जो अर्थ मिलता है उसे मुख्यार्थ कहते हैं, क्योंकि सामान्य मानव जीवन भाषा के अभिधा व्यापार से ही चलता है। अभिधा व्यापार की लोक व्यापकता को देखते हुए आचार्यों ने अभिधा को लक्षणा व्यंजना की तुलना में अत्यधिक महत्व दिया। आचार्यों का कथन है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रसकुटिल, उल्टी कहत प्रवीण। जैसे इस कथन इसी चिंतन परंपरा की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह उदाहरण पूरी तरह इससे हम सहमत न भी हो तो भी यह इस बात को स्पष्ट करता है कि इसमें अर्थ की स्पष्टता, निश्चितता और भाषा की स्वच्छता का गुण है। पश्चिम में भी क्लैरिटी, पर्सपिक्यूटी को गद्य और पद्य दोनों का महत्व दिया गया है। इसका कारण मुख्यार्थ के बिना लक्षणा व्यंजना का कार्य हो ही नहीं सकता। अभिधा में लक्षणा व्यंजना से ज्यादा लोक विस्तार है। वाचक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो मुख्यार्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराते हैं। वाचक को संकेतित शब्द भी कहा जाता है। अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ के अन्य नाम भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें है प्रसिद्धार्थ, मुख्यार्थ, साक्षात, सांकेतिक। साक्षात संकेतित का अर्थ शब्द के गुण, जाति, द्रव्य तथा क्रिया से
निर्धारित होता है। अभिधा शक्ति के 3 प्रकार के शब्दों का बोध होता है। वे हैं रूढ़, यौगिक और योग ऋण। रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका अर्थ बोध लोक प्रचलन की समुदाय शक्ति द्वारा होता है। इनकी व्युत्पत्ति नहीं होती, जैसे घोड़ा, गढ़ आदि। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ बोध प्रकृति और प्रत्यय की शक्ति द्वारा होता है, जैसे सुधांशु, दिनकर, दिवाकर आदि। योग ऋण उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थबोध अवयवों की शक्ति के सहयोग से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ हैं, जैसे जलज का यौगिक अर्थ जल से उत्पन्न, पर योग रूढ़ होने के कारण इसका अर्थ है कमल। वस्तुतः अभिधा व्यापार द्वारा वाचक शब्दों से अर्थ का स्पष्ट या प्रत्यक्ष संकेत मिलता है। जैसे गो शब्द कहने से एकदम एक विशिष्ट प्रकार के पशु का बोध होता है। पद और तद विषयक पदार्थ में निश्चित एक संबंध होता है, अतः एक विशेष शब्द से एक विशेष पदार्थ का ही ज्ञान होना अनिवार्य है। बचपन से ही हम शब्द और पदार्थ के इस निश्चित संबंध को जानने लगते हैं, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे हमारा संबंध ज्ञान अधिकारिक समृद्ध होता जाता है। संकेत ग्रह के बारे में दार्शनिकों, वैयाकरणों, अलंकारिकों आदि में पर्याप्त मतभेद देखने को मिलता है। जब हम घर अथवा गो शब्द कहते हैं तब हमारा संकेत जाति से है अथवा व्यक्ति से। इस प्रश्न को लेकर दीर्घकाल तक इसमें विवाद चलता रहा। यदि कोई कहे कि गाय सड़क पर जा रही है तो उसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि गाय जाति के सभी प्राणी सड़क पर चल रहे हैं। उसका प्रयोजन केवल एक विशेष गाय से है। किंतु यद्यपि संकेत किसी गाय विशेष की ओर है, तथापि गाय शब्द के उच्चारण मात्र से जाति ध्यान में आ जाती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संकेत जाति और व्यक्ति दोनों का है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 4 अर्थों में संकेत को ग्रहण करना चाहिए। पहला है जाति, दूसरा गुण, तीसरा क्रिया तथा चौथा यदृक्षा। शक्ति ग्रह के 8 साधन माने गए हैं। पहला व्याकरण, दूसरा उपमान, तीसरा कोश, चौथा आप्तवाक्य, 5वां व्यवहार, 6वां वाक्यारोप, 7वां विवृत्ति, 8वां सिद्धपद सानिध्य। बौद्ध दार्शनिकों का विचार है कि संकेत ग्रह अपोह में होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अपोह किस रूप में? अपोह रूप अर्थ में ही शब्द का संकेत है गो। शब्द कहने से सभी पदार्थों का निराकरण हो जाता है, केवल गो शब्द से गो अर्थ का बोध होता है। बौद्ध जाति के लोग अथवा व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं मानते। पश्चिम में रिचर्ड्स तथा ऑग्डेन ने द मीनिंग ऑफ मीनिंग में शब्द को प्रतीक या चिन्ह या संकेत मात्र मानकर प्रमुख रूप से शब्द के मुख्यार्थ या प्रसिद्धार्थ का ही विवेचन किया, क्योंकि शब्द का अभिधेय अर्थ ही लोक व्यवहार में सर्वाधिक अर्थ व्याप्ति रखता है। अगली जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा शब्द शक्ति। साहित्य में लक्षणा शब्द शक्ति वहां होती है जहां लक्षण या लाक्षणिक शब्द का प्रयोग हो। आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ बाधे त्यद्योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया। अर्थात मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा व्यापार शक्ति कहते हैं। इस भांति लक्षणा के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहला मुख्यार्थ में बाधा, दूसरा मुख्यार्थ का अमुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ के साथ योग या आवश्यक संबंध, और तीसरा रूढ़ि अथवा प्रयोजन का कारण रूप में विद्यमान होना। यहाँ लक्षणा मूलतः अर्थ का व्यापार है, शब्द में वह आरोपित है। रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर लक्षणा के प्रमुख भेद हैं
पहला है रूढ़ा लक्षणा, दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा। कुशल शब्द का अर्थ होता है कुश या कुश को उखाड़ कर लाने में चतुर। कुश अर्थात घास। इस कार्य के लिए चतुरता जरूरी है। अपने हाथ को क्षतिग्रस्त किए बिना कुश को उखाड़ना या उखाड़ने की कला विधि में चतुर। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति कार्य कुशल है तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि वह कार्य करने में कुशल या दक्ष अथवा प्रवीण है। व्यवहार में यही अर्थ प्रचलित हो गया, किंतु मुख्यार्थ से संबंध होने पर, मुख्यार्थ से जब उसका संबंध स्थापित होता है तो वहां पर भी वह उससे भिन्न है। रूढ़ा लक्षणा का अर्थ है जहां मुख्यार्थ से संबंध होने पर भी वह उससे भिन्न हो, जहां मुख्यार्थ रूढ़ि के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए, वहां रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। किसी भी भाषा के सभी मुहावरे और लोकोक्तियां रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे आंख का तारा, आंख का काटा होना आदि। और जहां मुख्यार्थ रूढ़ि के कारण लक्ष्यार्थ का बोध उत्पन्न कराया जाए, वहां भी रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। अगली जो लक्षणा के भेद हैं वो है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा वह है जहां मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए। गंगायाः घोषः का अभिधा में अर्थ होगा गंगा में अहिरों की बस्ती। कहने वाले का प्रयोजन है कि गंगा तट पर जहां अहिरों की बस्ती है, वहां वही शीतलता और पावनता है जो गंगा की धारा में है। यहाँ प्रयोजन व्यंजना का विषय है। इसी कारण प्रयोजनवती लक्षणा को व्यंजनाश्रित स्वीकार किया गया है। उसे नया नाम दिया गया है स्वयंज्ञा लक्षणा। आचार्यों ने इस प्रश्न पर बहुत विवाद किया है कि लक्षण पद में होता है अथवा वाक्य में। अधिकांश आचार्य उसे पद का ही व्यापार मानते हैं, किंतु विश्वनाथ ने लक्षणा को पद के अतिरिक्त वाक्य की शक्ति के रूप में माना है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद माने हैं, रूढ़ा के 16 और प्रयोजनवती लक्षणा के 64 भेद माने हैं। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 13 भेद और उपभेद माने। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हैं, बौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। इन दोनों के फिर पुनः 2 उपभेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इस प्रकार ये 4 हैं, फिर इन चारों के 2 उपभेद हैं, सारोपा और सांध्यवसाना। गौड़ कहते हैं सादृश्य संबंध को और शुद्धा कहते हैं सादृश्य से इतर संबंध को। उपादान लक्षणा में शब्द के मुख्यार्थ का त्याग नहीं होता और साथ में अन्य अर्थ का भी आक्षेप होता है। लक्षण लक्षणा में शब्द अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने को अर्पित कर देता है। गंगायाः घोषः में गंगा शब्द का अर्थ तट किया जाए तो लक्षण लक्षणा होगी और गंगा तट अर्थ किया जाए तो उपादान लक्षणा होगी। संस्कृत के आचार्यों ने लक्षणा के इतने भेद प्रभेद किए कि आज के पाठक की बुद्धि भी उनको समझने में कठिनाई होती है। अतः लक्षणा के भेद प्रभेदों की विषय में हम यहीं तक बात करेंगे। आगे है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त शब्द की तीसरी शक्ति का नाम व्यंजना है। विद्वानों ने व्यंजना शब्द की व्युत्पत्ति की ओर प्रायः ध्यान दिया। अंजन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से व्यंजन शब्द निर्मित होता है। अतः व्यंजन शब्द का अर्थ हुआ एक विशेष प्रकार का अंजन। आंख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार दृष्टि दोष को दूर कर उसे निर्मल बना देता है, उसी प्रकार व्यंजना शक्ति के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ का द्योतन कराती है। अभिधा लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब विरत हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ ज्ञात होता है उसे
व्यंजना शक्ति कहते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में व्यंग्यार्थ के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। ध्वन्यार्थ, अपेक्षार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि। अभिधा और लक्षणा का संबंध प्रायः शब्द से होता है, किंतु व्यंजना का शब्द के साथ अर्थ पर आधारित रहती है, अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ तीनों ही नवीन अर्थ व्यंजना का साक्षात्कार बुद्धिमान पाठकों को कराते हैं। इतना ही नहीं, एक व्यंग्यार्थ दूसरे व्यंग्यार्थ की ओर, दूसरा व्यंग्यार्थ तीसरे व्यंग्यार्थ की व्यंजना करा सकता है। वैयाकरणों के स्फोटवाद सिद्धांत में भी व्यंजना की महिमा का संकेत मिलता है, किंतु व्यंजना की संपूर्ण महिमा को संस्कृत काव्यशास्त्र का ध्वनि सिद्धांत स्थापित करता है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में व्यंजना शक्ति के निरूपण से पहले पूरा ध्यान उन 3 मतों के खंडन पर केंद्रित किया जो व्यंजना के अस्तित्व को ही अस्वीकार करते हैं। अभाववादी व्यंजना शक्ति को स्वीकार करते हैं। लक्षणवादी आचार्यों का तर्क है कि व्यंजना का समाहार लक्षणा में ही हो जाता है, तो अलग से मानने की आवश्यकता क्यों? अनुमानवादी आचार्य महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक में व्यंजना को अस्वीकार करते हुए यह तर्क दिया था कि शब्द का अर्थ अनुमानाश्रित होता है, व्यंजनानाश्रित नहीं। किंतु विचार परंपरा में ही आचार्य महिम भट्ट के मत को स्वीकृति नहीं मिली और तीसरे वर्ग के आचार्यों ने कहा कि व्यंजना का अस्तित्व है, लेकिन वह अनिर्वचनीय है। ध्वन्यालोक में इन तीनों मतों को निराधार सिद्ध करने के बाद व्यंजना की अपार व्याप्ति की प्रतिष्ठा का प्रतिपादन किया गया। ध्वन्यालोक ने अपने पहले ही छंद में यह तथ्य घोषित किया कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। ऐसा पूर्ववर्ती विद्वानों का भी मत रहा है। भारतीय दर्शन में भी व्यंजना एवं अभिव्यक्ति की बहुत चर्चा हुई है। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में कहा कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात लक्षणा में जहाँ सादृश्य गर्भित होता है वहाँ वह वक्रोक्ति होती है। सादृश्य की यह व्यंजना ध्वन के अंतर्गत आती है। ध्वनिकार ने कहा कि काव्य में मुख्यतः वाच्यार्थ नहीं वरन व्यंग्यार्थ का सौंदर्य भी होता है। व्यंग्यार्थ की महत्ता को उसके अनुपात से ही काव्य के 3 भेद किए गए: उत्तम काव्य अर्थात ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य अर्थात गुणीभूत व्यंग काव्य और तीसरा अधम काव्य अर्थात चित्र काव्य। ध्वनि 3 प्रकार की होती है, पहला रस ध्वनि, दूसरा अलंकार ध्वनि, तीसरा वस्तु ध्वनि। इन तीनों में रस ध्वनि ही सर्वश्रेष्ठ है। अभिनव गुप्त ने अनुमानवादी भट्ट नायक के भावकत्व और भोजकत्व दोनों को व्यंजना में समाविष्ट कर लिया। अर्थ का प्रस्फुटन ही स्फोट है और यह अर्थ स्फोट शब्द और वाक्य से लेकर प्रबंध तक होता है। इस प्रकार ध्वनि सिद्धांत का पूरा आधार ही व्यंजना शब्द शक्ति पर केंद्रित है। आशा करती हूँ कि शब्द शक्ति के विषय में आप सब अभी तक मैंने आपसे जो भी चर्चा की वो समझ पाए होंगे, और व्यंजना शब्द शक्ति के भेदों पर मैं आपसे अगले व्याख्यान में चर्चा करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।